Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will continue our chapter in series, Understanding Laws. So watch the video carefully and answer the questions asked in the end of the video through comment box. Let's start. चिल्ड्रन, फर्स्ट पार्ट में आपने टॉपिक्स पढ़े डू लॉज अप्लाई टू ऑल, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एंशिएंट इंडिया, लॉ एंड ऑर्डर इन ब्रिटिश पीरियड। इस ब्रिटिश पीरियड में बच्चों आपने सेडिशन एक्ट 1870 जैसे आर्बिट्रेरी लॉज के बारे में पढ़ा था। इसी तरह का एक और फेमस लॉ था रॉलेट एक्ट, ड्यू टू विच गांधी जी सहित बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। इस बात का विरोध करने को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर, अ क्रूअल ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, ने पूरे पार्क को अपनी बड़ी सेना के साथ घेर लिया और बिना किसी वार्निंग के उसने सैनिकों को गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। यह अत्याचारी घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। फिर 5th नंबर पे हमने पढ़ा था हमारे इंडियन लीडर्स ने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर जनता के वेलफेयर में नए नए लॉज बनाए। ये सब पढ़ा। टुडे वी विल स्टडी, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए कानून कैसे बनते हैं, कैसे मालूम होता है कि हमें किस कानून की ज़रूरत है। सेकेंड, व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, ये घरेलू हिंसा क्या है। थर्ड, व्हाट वाज द स्टेप बाय स्टेप जर्नी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, कि ये एक्ट कैसे बना और इस लॉ का ओवरऑल क्या प्रोसेस रहा। फोर्थ, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, ये कैसे लॉज हैं और ये कैसे बन जाते हैं, ये पढ़ेंगे। फिफ्थ, रोल ऑफ द सिटीजन्स, कि कैसे नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करके डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 45। हियर योर टॉपिक इज़ हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। जैसे कि आप जानते ही हो और आप चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हो कि हमारी पार्लियामेंट या संसद लॉ मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमें या पार्लियामेंट को कैसे पता चले कि समाज में कौन सी लॉ की ज़रूरत है, कौन सा न्यू लॉ इस टाइम बनना चाहिए। आइए बच्चों समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए कई तरीके हैं। जैसे सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के लोग किसी पर्टिकुलर लॉ को बनवाने के लिए सोसाइटी में अलग अलग तरीक़ों से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ हम एक बात और क्लियर कर दें कि हमारी पार्लियामेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील होती है। अब हम यहाँ एक स्टोरी के माध्यम से यह पॉइंट समझते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा की। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग भागों में तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस इशू को पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है और इस पर लॉ बनाने की डिमांड रखी जाती है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि ये घरेलू हिंसा होती क्या है। What is domestic violence? And this is our second topic also. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. बच्चों ध्यान से समझिए, डोमेस्टिक वायलेंस इट रेफर्स कि जब कोई एडल्ट मेल या 18 ईयर्स अबव मेल मेंबर, अक्सर हस्बैंड या कोई और मेल फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो अपनी फैमिली की किसी लेडी को चोट या हानि पहुंचाए, उसे धमकी दे, तो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। इंजरी यानी जो चोट उस महिला को लगी है वो फिज़िकली मारने पीटने से या इमोशनली उसके साथ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हों, मेंटली टॉर्चर किया गया हो, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होता है।
इस तरह की घटनाएं हमारे देश में लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बनाया गया। एक्ट मीन्स होता है लॉ या कानून। बच्चों, इसके पूरे प्रोसेस को आइए डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हमें इसकी पूरी जर्नी या यात्रा या प्रोसेस को समझना होगा कि हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। देखते हैं एक स्टोरी की हेल्प से कि स्टार्टिंग से कैसे स्टेप बाय स्टेप इस इशू पर वर्क हुआ एंड एट लास्ट ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में पास हो गया। दिस इज़ योर थर्ड टॉपिक ऑल्सो। स्टूडेंट्स, फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी कम टू पेज नंबर 46। यहाँ शाजिया और कुसुम दो वीमेन हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए काम करती हैं। वे बहुत खुश होकर न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास हो गया है और इस एक्ट की पूरी स्टोरी उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। बात अप्रैल 1991 की है। ऑफिस का वह एक टिपिकल डे था जब वहाँ दो लेडीज़ एडवाइस लेने आती हैं। एक कहती है कि उसका हस्बैंड उसको मारता है और वह शर्म के कारण किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। वो कहती है कि इस तरह के माहौल में वो और ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, पर कोई और प्लेस भी नहीं है कि वह कहाँ जाए। वो कहती है कि वह पुलिस स्टेशन में भी नहीं जाना चाहती, इससे फैमिली की बदनामी होती है, बस वायलेंस या हिंसा को रोकना चाहती है। दूसरी लेडी कहती है कि उसके बेटा और बहू उसको गालियाँ देते हैं, उसका सारा बैंक अकाउंट भी अपने कंट्रोल में कर लिया है और उस लेडी को घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वह कहती है कि वह अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, इसके लिए क्या कोई कानून है जो उसकी हेल्प कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर्स उनको बताती हैं कि तब तक जो भी लॉज बने हुए थे, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उन कानूनों में इस तरह के केसेस को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद थ्रू आउट द 1990s, बच्चों जो ये 90 के पीछे छोटा सा एस लगा हुआ है, इसका मीनिंग हो जाता है पूरे 90 के दशक में। इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years दैट इज़ फ्रॉम 1991 टू 1999। क्लियर? तो इन 10 वर्षों में डिफरेंट मंचों से, देश के अलग अलग भागों से डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक्ट बनाने के लिए तेज़ी से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। एज ए रिज़ल्ट 1999 में सभी लॉयर्स ने ग्रुप बनाकर, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, देश के जाने माने लॉ के विद्वान लोग, सब लोगों ने मिलकर एफर्ट्स किए और डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा पर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन की, हिंसा रोकनी भी है और सुरक्षा भी देनी है, ऐसा एक बिल तैयार किया गया जिसको पूरे देश में सर्कुलेट किया गया। इट मीन्स जन जन तक पहुंचाकर लोगों से फीडबैक लिया गया कि इस तरह का लॉ बनाने के लिए वो उन लोगों के क्या सुझाव हैं। यहाँ बच्चों आपको एक बात रिमाइंड करा दें, जस्ट चेक योर मेमोरी। हमने आपको चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट में बताया था कि जब तक कोई लॉ पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता है तब तक उसे बिल कहते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 47। फाइनली 2002 में बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यह पाया जाता है कि जिस तरह के एक्ट की डिमांड हो रही थी वैसा कुछ भी इस कानून में नहीं था, सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। इसके लिए आगे आंदोलन और तेज कर दिया जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाई जाती हैं और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी या आयोग ऑर्गेनाइज करने की डिमांड की जाती है। दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस या सिफारिशें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, कौन से थे दोनों हाउसेस? यस, राज्यसभा द अपर हाउस एंड लोकसभा द लोअर हाउस, दोनों हाउसेज में रिपोर्ट पेश की जाती है। उसमें विमेंस ग्रुप की मोस्ट ऑफ द डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 2005, इट वॉज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज असेंट। असेंट मीन्स, जल्दी से सोचकर बताइए, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था आपने। यस, राइट, असेंट मीन्स मंजूरी या स्वीकृति। इस प्रकार प्रेसिडेंट की असेंट मिलते ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006।
This law is a very significant step because it recognizes कि इसमें महिलाओं को राइट्स दिए गए। फर्स्ट, कि जिस घर में हस्बैंड वाइफ इकट्ठा रह रहे हैं उस पर दोनों का अधिकार है, ऐसे वुमेन को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। सेकंड, आगे महिलाओं के साथ कोई वायलेंस नहीं होगी, ये एक अपराध माना जाएगा। थर्ड, वुमेन को खुद के खर्चे के लिए हस्बैंड मॉनेटरी रिलीफ देगा, इट मीन्स फाइनेंशियल हेल्प करेगा विद मेडिकल कॉस्ट्स। इट मीन्स अगर वाइफ बीमार हो जाती है तो उसका खर्च भी हस्बैंड ही उठाएगा। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब ये सरकार सुनिश्चित करे कि ये कानून पूर्ण रूप से प्रभाव से लागू हो इन द होल कंट्री। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 49. हियर योर फोर्थ टॉपिक इज़ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ अप्रिय या विपरीत तरह के लॉज बन जाते हैं, मीन्स जो सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए यूज़फुल हैं पर दूसरे सेक्शन के लिए हार्मफुल हैं। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू हैव टू फोकस ऑन इट। बच्चों, ये वो सिचुएशन है जब पार्लियामेंट में कुछ इस तरह के लॉज पास हो जाते हैं जो वैसे तो लीगल होते हैं और बनाए भी गए थे आम जनता की वेलफेयर के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद ये अनफेयर एंड हार्मफुल साबित हुए और इसलिए सिटीजन्स में ये लॉज अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल हो गए कि लोग इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो दे बिगिन टू क्रिटिसाइज दीज लॉज। इनके अगेंस्ट में मीटिंग्स, धरने, जुलूस और टीवी चैनल्स पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस ये सब होने लगता है। बच्चों, आपने ये सब एक्टिविटीज़ देखी होंगी। और जब सिटीजन्स का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, तो पार्लियामेंट पर इस लॉ को चेंज करने का प्रेशर बढ़ जाता है। ये तो एग्जाम्पल हुआ अनपॉपुलर लॉज का। बच्चों, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज का, जहाँ लॉज एक सेक्शन के लिए हेल्पफुल हैं वहीं दूसरे के लिए हार्मफुल हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस केस को समझते हैं। यहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड के सामने एक प्रॉब्लम है और ये कंप्लेंट्स भी बार बार आ रही हैं कि कुछ हॉकर्स, वेंडर्स ने इलीगली फुटपाथ को घेर रखा है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए ओपन प्लेस नहीं रहता है। अब म्यूनिसिपल बोर्ड धर्म संकट में पड़ जाती है। अगर वह वेंडर्स व हॉकर्स के फेवर में डिसीज़न लेती है तो पार्शलिटी या पक्षपात हो सकता है, और अगर अगेंस्ट में डिसीज़न लेती है तो उन पुअर लोगों की आजीविका या लिवलीहुड का प्रश्न है। तो ऐसे में हम कोर्ट की शरण में जाते हैं, वहीं ये इशू सॉल्व होगा। Because according to our constitution, the court has the power to modify or change or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution। कि अगर ये पाया जाता है कि कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो कोर्ट उसको चेंज या कैंसिल करने की पावर रखता है। इन सभी एग्जाम्पल से बच्चों आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट को फ्रेम करने में, शेप देने में, लॉज बनवाने में सिटीजन्स या आम नागरिक का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके कार्यों पर अपनी तेज़ नज़र भी रखनी है और समय समय पर उनके वर्क को क्रिटिसाइज़ भी करना है इफ़ नीडेड, so that Parliament performed its representative functions properly. Besides it, न्यू लॉज बनाने का प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। फिर यही सब रिपोर्ट्स हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा पर देखने सुनने को मिलती हैं और हमें अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम पर प्राउड फील होता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। और एक बार फिर हम अपने ग्रेट इंडियन लीडर्स को दिल से सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश किया। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू चेक योर नॉलेज। आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस विद yes or no in the comment box. First, strikes and demonstrations are the methods of protest.
हड़ताल या जुलूस अपना विरोध प्रकट करने के तरीके हैं या साधन हैं। सेकेंड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट was passed in 2003। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2003 में पास हुआ था। थर्ड, अ बिल बिकम लॉ विद द एसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक बिल कानून बन जाता है प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद। फोर्थ, सिटीजन्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि कानून बनाने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम सभी नागरिकों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए या बढ़ चढ़कर योगदान करना चाहिए। स्टूडेंट्स, you all have to give active response to show your presence. Now students, this is the end of this chapter. Hope you have understood it properly. Watch the video carefully as it would improve your knowledge. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.